श्रीलंका अभी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इट इज़ डीप इन डेट। इसका पब्लिक डेट जो है वो जीडीपी का 119% हो गया है। इज इट टू बैड? अगर देखा जाए तो 2021 में जापान का पब्लिक डेट 259% था। लेकिन जापान में ऐसा क्राइसिस क्यों नहीं हुआ? डिफरेंस हो जाता है कि आपने किससे कर्ज लिया है। श्रीलंका ने फॉरेन मार्केट से हेविली बोरो किया, जबकि जापान के जो इन्वेस्टर्स थे उनके अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, उनका अपना सेंट्रल बैंक था जहां से जापान ने बोरो किया था। श्रीलंका के क्रेडिटर्स जो हैं वो फॉरेन क्रेडिटर्स हैं और ये सारी बोरोइंग्स जो है वो सॉवरेन बॉन्ड्स में की गई है। इसके टोटल डेट का ऑलमोस्ट 36.4% डेट जो है वो फॉरेन क्रेडिटर्स के द्वारा है और बाकी का डेट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। फिर जापान, चाइना, जापान ने दिया है 10.9%, चाइना ने 10.8% और इंडिया ने भी लोन दिया है इसका लगभग 1/3, अप्रॉक्सीमेटली $1.4 बिलियन। श्रीलंका ने 1 बिलियन की और डिमांड की है ना। सवाल ये उठता है कि श्रीलंका को इतने बोरोइंग की जरूरत क्यों पड़ गई? कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन तो ऑलरेडी खराब थी टूरिज्म की, लेकिन फिर भी ये जो बोरोइंग है इट गोज वे बैक। जब 2004 का सुनामी आया था, इस सुनामी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ने रीबिल्डिंग स्टार्ट की ऑन अ लार्ज स्केल। अब जब भी किसी कंट्री में ग्रोथ को पुश करना होता है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये इन्वेस्टमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में होता है तब मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है तो धीरे धीरे प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है और ये चीज पता नहीं चल पाती है कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्चुअली में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो घट रहा है उसको मास्क कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा था? क्योंकि कंट्री में सिचुएशन बहुत वोलेटाइल थी, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो धीरे धीरे अपना पैसा बाहर लगा रहे थे। ऑल्सो टैक्स टू जीडीपी रेशियो घट रहा था, लोग टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटती जा रही थी जीडीपी में। अब चूंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा था और पब्लिक एक्सपेंडिचर की जरूरत थी, तो इसको फुलफिल करने के लिए श्रीलंका ने बोरोइंग स्टार्ट की। तो पहला इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड 2007 में श्रीलंका ने इशू किया, जो था $500 मिलियन का। इसके बाद से बहुत अग्रेसिव तरीके से रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट शुरू हुए और बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑलमोस्ट एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी। फिर आया 2009 में क्या हुआ कि जो सिविल वॉर चल रहा था, जो तमिल मिलिटेंसी चल रही थी, वो लगभग एक तरह से खत्म हो गई और गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को और पुश करना शुरू कर दिया। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, लेकिन टू मच ऑफ इट इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप डेट इनकर कर रहे हैं यानी कि आप बोरोइंग कर रहे हैं तो उसको पे करने के लिए आपको फॉरेक्स की जरूरत होती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। ये फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है? ये एक्सपोर्ट से आता है। श्रीलंका का एक्सपोर्ट बास्केट क्या था? मेनली इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टूरिज्म प्लस टी। श्रीलंका ने कोशिश की थी कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए और गारमेंट्स को इंक्लूड किया, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब एक्सपोर्ट में कमी आई तो फॉरेन एक्सचेंज में कमी आई। एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि जब इंपोर्ट बिल ऑलमोस्ट $20 बिलियन थे तो फॉरेन एक्सचेंज में केवल $2 बिलियन थे। अब जब आप कर्ज लेते हैं तो उसकी सालाना पेमेंट होती है। पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए और वो नहीं था। इसके साथ ही कुछ पॉलिसी जो नई गवर्नमेंट ने अपनाई वो भी फैक्टर्स थी इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाने में। पहला था कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई 2018 में, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई थी श्रीलंका में। प्रेसिडेंट मथिरापाल सिरिसेना ने रानिल विक्रमसिंघे को हटा दिया था ओवर डिसएग्रीमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग और महिंदा राजपक्षे उनकी जगह पे आ गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रीइंस्टेट कर दिया था विक्रमसिंघे को। लेकिन 2019 में जब फिर चुनाव हुए तो विक्रमसिंघे के कैंडिडेट हार गए और जो नई गवर्नमेंट आई, हम जानते हैं कि चुनाव में सब लोग वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, तो उनका एक प्रॉमिस था कि दे विल कट टैक्सेस। तो जैसे ही वो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स को घटा करके 15% से 8% कर दिया। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या था? जो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, यही टैक्स होता है जो जीडीपी में
ऐड होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा लोगों को कवर नहीं कर पाती है। अब 8% घट जाने का मतलब था कि जीडीपी में ऑलमोस्ट 2% का रिडक्शन। फिर 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक ब्रोक हुआ, इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरा पॉलिसी इंटरवेंशन था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश करना। नई गवर्नमेंट जो आई थी उसका ये भी एक पॉल प्रॉमिस था कि दे विल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2021 में गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के एग्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को पूरी तरह से बैन कर दिया टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी वजह से क्या हुआ कि टाइमली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं किया जा सके और फूड शॉर्टेजेस होने लगे, फूड प्राइसेस बढ़ते गए। ऑल्दो ये जो इंपोर्ट पे बैन लगाया गया था उससे लगभग 300 to 400 मिलियन डॉलर्स की बचत होती, क्योंकि इतना पैसा लगभग जा रहा था एग्रोकेमिकल्स को इंपोर्ट करने में। लेकिन बैन की वजह से टाइमली फूड प्रोडक्शन नहीं हो सका और फूड शॉर्टेज हो गए। तो ये एक डिफरेंट तरीके का क्राइसिस क्रिएट कर दिया पॉलिसीज की वजह से। फूड क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन राइज हुआ और फॉरेक्स रिजर्व जो है घट करके जनवरी में हो गया हमारा 2.36 बिलियन डॉलर्स। अब इसमें से लगभग 1 बिलियन का तो उन्हें बॉन्ड का ही रिपेमेंट करना था। कंट्री में फ्यूल भी खत्म होता जा रहा है और अब लोग वहां से भागने लगे हैं और तमिलनाडु आने लगे हैं। ये सिचुएशन रिजॉल्व कैसे होगी? IMF का कहना है कि पुअर एबिलिटी टू मैनेज पब्लिक फाइनेंस विल लिमिट ग्रोथ और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज को फिर से इससे खतरा हो सकता है अगर गवर्नमेंट सही से अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि करेंसी स्वैप कर सके ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लोकल करेंसी में ला करके घर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके जिनको इंपोर्ट्स के लिए उसकी जरूरत है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स डिमांड करी, जैसे इंडिया से डिमांड किया है $1 बिलियन का। करेंसी स्वैप से क्या होगा कि श्रीलंका जो है अपनी लोकल करेंसी दे सकती है इन एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, जिससे कि वो उस फॉरेन करेंसी को यूज करके अपना जो कर्ज है उसको चुका सके। ऑल्दो IMF इस बारे में काफी कॉन्फिडेंट नहीं है जो श्रीलंका के प्लान्स हैं और एडवाइस कर रही है कि टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए और जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स करने के बजाय मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया जाए कि वो डिटरमाइन करे एक्सचेंज रेट को। एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को कहा गया है कि वो लोन्स को मॉनिटर करे, स्ट्रेस टेस्टिंग करे। यूक्रेन वार की वजह से एक और सिचुएशन क्रिएट हुई है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन है, तो ग्लोबल हैपनिंग्स की वजह से भी श्रीलंका में और ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो ये था एक समरी श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।